नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हरिवंश राय बच्चन की एक रचना प्रवास की डायरी को हम देख रहे हैं। प्रवास की डायरी कुछ विशेष पन्ने हरिवंश राय बच्चन की एक महत्वपूर्ण डायरी शैली के अंतर्गत लिखी गई ये रचना है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने हरिवंश राय बच्चन के जीवन चरित्र को देखा है, साथ ही उनकी साहित्यिक विशेषताओं की भी हमने चर्चा की है। ये जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध डायरी प्रवास की डायरी पर आधारित लिखी गई है। प्रवास की डायरी के कुछ विशेष पन्नों को इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो ये प्रवास की डायरी देखने से पहले हमने डायरी लेखन का स्वरूप क्या होता है उसकी भी चर्चा इसके पूर्व की ताशिका में की है। आज की ताशिका में हम हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध प्रवास की डायरी कुछ विशेष पन्ने उसकी चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की ये जो प्रसिद्ध रचना है प्रवास की डायरी 1971 में उसका प्रकाशन हुआ है। ये जो प्रवास की डायरी है तो इसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन ने जिस समय अपना पीएचडी का शोध कार्य करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो लंदन में है वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर उन्होंने पीएचडी का कार्य किया है। तो इस कार्य के लिए 10 महीने तक वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहे और इंग्लैंड के अपना ये जो प्रवास रहा है अप्रैल 1952 से लेकर 1953 का ये जो समय है, इस समय के अंतर्गत उन्होंने अपनी दैनंदिन जीवन की जो घटनाएं हैं तो उसको उन्होंने अपने डायरी के अंतर्गत व्यक्त किया है। तो इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत इंग्लैंड में उन्होंने अप्रैल 1952 से लेकर जनवरी 1953 तक इंग्लैंड में रहे और उस समय के तिथियों का जो समावेश है तो इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत है। परंतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो प्रवास की डायरी कुछ विशेष पन्ने हैं, समग्र पन्नों का उल्लेख इस डायरी के अंतर्गत नहीं है। उसमें से कुछ विशेष पन्नों का ही उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। ये जो प्रवास की डायरी है उसके अंतर्गत उनके द्वारा लिखित 12 पन्नों का ही उल्लेख पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो 12 पन्ने हैं वो 12 दिन का उनका घटनाक्रम है। तो उन दिन के अंतर्गत पूरे दिन भर का जो क्रियाक्रम है
उसका उन्होंने उसके अंतर्गत उल्लेख किया है। तो इस डायरी के अंतर्गत वह इंग्लैंड प्रवास के समय में लिखी हुई ये डायरी है, जिस समय वे WB ईट्स पर शोध कार्य करने हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। इस डायरी में उनके शोध कार्य की समय की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को उसके अंतर्गत व्यक्त किया है। इस समय में उन्होंने सुने हुए इस शोध कार्य से संबंधित जो लेक्चर्स हैं या इस कालखंड के अंतर्गत पढ़े हुए लेख, पढ़े हुए पुस्तकों का जो विवरण है, इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यह डायरी हरिवंश राय बच्चन की केवल एक व्याख्यात्मक दृष्टि रखने वाली डायरी नहीं है, बल्कि इस डायरी के अंतर्गत शोध सामग्री के अतिरिक्त, जैसे कि इस डायरी में शोध कार्य करते समय शोध कार्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका उल्लेख उसके अंतर्गत उन्होंने किया ही है। परंतु उसके अतिरिक्त जिस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वे PhD का शोध कार्य करने के लिए गए थे, तो उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो परिवेश है, वातावरण, उसका वर्णन किया है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति आदि की जो झलक है, तो इस प्रवास की डायरी के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। कैम्ब्रिज में रहते हुए वहाँ के परिवेश को समझना और उसमें खुद को, उस परिवेश में खुद को ढालना, उनकी जो ये यात्रा है वो प्रवास की डायरी में झलकती हुई दिखाई देती है। वहाँ का उन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है, निरीक्षण किया है और अपने इस डायरी के अंतर्गत उसको अंकित भी किया है। सवेरे जल्दी उठना, स्नान करना, यदि सुबह का स्नान अगर कर नहीं पा सके तो वह शाम को नहाना, शाकाहारी होने के कारण वहाँ का जो भोजन है उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। भोजन में केवल वे कॉर्न फ्लेक्स या पुडिंग वो खाते थे। समय की जो नियमितता के अनुरूप उनके कार्य का जो वर्णन है, आपने इस डायरी के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार अपने नियमित कार्य के रूप को या कार्य का जो लेखा जोखा है, वह अपने इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त किया है। पश्चिम की जो व्यवस्था है उसको देखने समझने का उनका जो मानस है, वह इस प्रवास की डायरी के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। जो पश्चिमी व्यवस्था है उसको उन्होंने बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण किया है। तो इस पश्चिमी व्यवस्था को देखते समझते हुए लेखक जहाँ तहाँ पूर्व यानी कि भारत की जो तुलना है पश्चिम की तुलना के साथ वो करते हैं। तो इस प्रकार भारत और जो कैम्ब्रिज का जो परिसर है, पश्चिम की जो संस्कृति है, उसका तुलनात्मक ढंग से विचार करते हैं और अपने इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत उसको व्यक्त भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में ये जो पश्चिमी व्यवस्था है वह उचित उनको जान पड़ती है, सही जान पड़ती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इसके अंतर्गत जो उल्लेख किया है, जैसे वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, सफाई की जो व्यवस्था है आदि का उन्होंने गुणगान किया है। अर्थात ये जो सैन्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सफाई व्यवस्था है, पश्चिम में उनको व्यवस्थित लगती है।
तो कुछ जगह उन्होंने पूर्व यानी कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उचित ठहराते हैं, जैसे कि धार्मिक कर्मकांड है, मृत्यु आदि का उल्लेख यहाँ करते हैं। तो इसी कारण बच्चन जी एक समन्वयात्मक दृष्टि प्रस्तुत करते हुए तो इस प्रवास की डायरी के माध्यम से नजर आते हैं। इतना ही नहीं तो वह इस प्रकार का सुझाव भी अपने इस प्रवास की डायरी के माध्यम से देते हैं कि पूर्व को पश्चिम की आधुनिकता को अवश्य अपनाना चाहिए, परंतु मानसिकता को बदले बिना, अर्थात शारीरिक अवश्य बदलना चाहिए, परंतु जो आत्मिक है या आंतरिक भारतीय रहने का ही उन्होंने उपदेश किया है। तो इस प्रकार उन्होंने पश्चिम का या पश्चिमी संस्कृति का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर वह पूर्व की तुलना करते हैं, भारत की तुलना करते हैं, और दोनों की तुलना करते हुए भारतीयों को पश्चिम की जो आधुनिकता की कुछ जो बातें हैं, आधुनिकता को अवश्य अपनाने का उपदेश करते हैं या सलाह देते हैं, परंतु उसके अंतर्गत जो मानसिकता को बदलने की बात जब वो करते हैं तब वो केवल शारीरिक या बाह्य दृष्टि से बदलने की वो बात करते हैं। आंतरिकता की दृष्टि से भारतीय ही वो रहना पसंद करते हैं, या भारतीय जो आत्मा है वह उनको पसंद है, और बाह्य दृष्टि से शारीरिक जो बदल है वह पश्चिम के जैसी होने की बात तो इस डायरी के अंतर्गत उन्होंने की है। डायरी लेखन करते समय उन्होंने इस प्रकार की कोई डायरी रचना को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उन्होंने लेखन नहीं किया है, अर्थात ये उन्होंने जो डायरी लिखी है वह उनकी निजी डायरी होने के कारण वहाँ की समग्र जो स्थिति है उसका वर्णन उन्होंने इस डायरी के अंतर्गत किया ही है, परंतु उनकी ये निजी डायरी होने के कारण लेखक की आर्थिक जो स्थिति है उस डायरी के माध्यम से स्पष्ट रूप से हमारे सामने व्यक्त होती है। सर्वप्रथम तो हम जानते हैं कि बच्चन जिस सरकारी स्कॉलरशिप की उम्मीद से लंदन में पीएचडी करने के लिए गए थे, अगर उनको इस प्रकार की कोई स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती शायद वह लंदन जाने का कभी विचार भी ना करते। कहने का मतलब इतना ही है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही सामान्य रही है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार बच्चन जी को सरकारी स्कॉलरशिप के कारण लंदन जाने का अवसर मिल गया, और उन्होंने स्कॉलरशिप का जो पूरा फायदा है उठाते हुए हमें दिखाई देता है। जिस कॉलेज में वे अध्यापन कर रहे थे वहां से उन्होंने अवकाश ग्रहण करते हुए ये जो पीएचडी का जो कार्य है वो करने के लिए लंदन गए थे। तो उस कॉलेज में अवकाश के समय उनको जो तनख्वाह मिलती थी वह तनख्वाह वह अपने परिवार को अर्थात अपने पत्नी को देते थे, परंतु इस प्रकार की स्थिति का भी उल्लेख वो करते हैं कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो अवकाश की उनकी जो तनख्वाह है वह कॉलेज उनकी तनख्वाह उनकी पत्नी को देने से वो मना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो जगह का जो खर्चा है चलाने के लिए बच्चन जी ने कविता का लेखन कार्य शुरू किया। तो इस प्रकार कविता और गीतों की रचना करते हुए वह प्रकाशकों को भेजना और उसके माध्यम से उनको जो भी पारिश्रमिक मिलता था
उसमें वे अपना तथा अपने परिवार का गुजारा करते हुए दिखाई देते हैं। एक दो बार तो ऐसी भी घटना को उन्होंने इसके अंतर्गत उल्लेख किया है कि एक दो बार तो उन्हें अपने घर के कुछ सामान तक बेचने पड़े, जिसके अंतर्गत उनका जो पुराना स्कूटर था उसको बेचने की जो बात है उस डायरी के अंतर्गत उन्होंने की है। तो इस पर लंदन में रहते हुए हर काम को वहाँ पैसे लगते थे। उसका उल्लेख करते हुए गर्म पानी का अतिरिक्त अन्य जो सुविधाएं हैं उसके लिए अलग अलग दाम पड़ने की बात उन्होंने अपने इस डायरी के अंतर्गत की है। इतनी मुश्किल के बाद भी उन्होंने ये जो पीएचडी का जो काम है बीच में छोड़कर वापस नहीं आए। आर्थिक तंगी के होते हुए भी उन्होंने अपना ये जो पीएचडी का कार्य है पूरा करके ही वह देश आ जाते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अर्थात अच्छी नहीं थी। दो जगह का या दो स्थानों का जो खर्चा है उठाने की दृष्टि से उनको बहुत परिश्रम करने पड़ते थे। एक तो अपने पीएचडी का कार्य करते हुए जहाँ जैसा भी समय मिलता है वहाँ कविता और गीतों की रचना कर वो प्रकाशकों को भेजना और उसके माध्यम से जो भी पारिश्रमिक मिलता था उस पर वे अपने तथा अपने परिवार का गुजारा करते थे। तो इस प्रकार बच्चन जी जब विदेश में पीएचडी के लिए गए थे तो घर से दूर रहने के कारण हमेशा उनको अपने घर की जो याद है वह सताती थी। हमेशा उनको घर की याद विचलित करती थी। अपने बीवी बच्चों की जो कुशल है जानने के लिए वह हमेशा प्रयत्न करते थे। एक दो दिन छोड़कर नियमित रूप से वह खत लिखते थे और उनके खत की वह प्रतीक्षा भी करते रहते थे। घर से दूरी हर बार लेखक को अधिक अकेला महसूस कर जाती थी। ये जो परिवार है परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर पोस्टकार्ड या कविताएं लिखकर भेजना, किसी दंपति जोड़ों को देखकर अपनी पत्नी को याद करना, बच्चों की बीमारी की खबर सुनकर बेचैन रहना, खुद की तबीयत खराब होने पर बार बार पत्नी की देखभाल की कमी को महसूस करना या किसी मेले में घूमते समय घर वालों की याद के कारण बच्चन जी स्वयं को भीड़ में भी अकेले महसूस करते थे। जैसे जैसे वह प्रसंग देखते रहे उन प्रसंगों के अनुरूप अपने घर के अपने पारिवारिक सदस्यों की वह याद करते रहे। ये जो कालखंड है अर्थात वह एक शोधार्थी के रूप में वहाँ कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार शोधार्थी के साथ एक पति और पिता के रूप में बच्चन जी इस समय अर्थात इस डायरी के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो विदेश में रहकर बच्चन जी भारतीय जो राजनीति है उस राजनीति से संबंधित भी जुड़े दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये जो डायरी है इस डायरी के अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजनीति का या विदेश राजनीति का जो उल्लेख है वह भी उन्होंने किया है। लंदन में रहते हुए वे भारतीय अखबार को लेकर वो पढ़ते थे। भारतीय व्यवस्था भारतीय राजनीति पर वह निरंतर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। 1952 में जिस समय चुनाव में दक्षिण प्रदेश में कांग्रेस की हार होती है तो उस पर भी वह टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो इसको
इसका जो दोष है वह कांग्रेस को ही देते हैं। उनके अनुसार हर बार कांग्रेस की जीत ने उन्हें दम्भी बनाने की जो बात है वह इसके अंतर्गत उन्होंने कही है। दम्भी का अर्थ घृणा, अहंकार। तो इस प्रकार अहंकारी वृत्ति के कारण उनकी ये हार होने की बात उन्होंने कही है। और इसी कारण ये जो पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी, अपने आदर्शों को खो रही है, इस प्रकार का भी उल्लेख उन्होंने किया है। भारत के अतिरिक्त बच्चन जी विश्व की जो राजनीति है उस पर भी वह टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने विश्व युद्ध के समय विभिन्न देशों के जो दांवपेच हैं उसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए अपनी टिप्पणियों को व्यक्त करते हैं। और इस बात पर टिप्पणी तो करते हैं, परंतु अंत में वो इस प्रकार की भी बात करते हैं या इस प्रकार स्वीकार भी करते हैं कि राजनीति के दांवपेच में मेरी कोई पैठ नहीं है, परंतु उससे जुड़े जो दुष्प्रभाव है वह लेखक भली भांति समझते भी है। तो इस प्रकार एक तरफ तो भारतीय राजनीति, विश्व राजनीति या विश्व युद्ध के समय के अलग अलग देशों के जो दांवपेच हैं उन सारी बातों पर वह चर्चा तो करते हैं, टिप्पणी तो करते हैं, परंतु अंत में कहते हैं कि राजनीति के दांवपेच में मेरे कोई पैठ नहीं है। तो इस बात से बच्चन जी का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है, यानी कि हर विषय पर टिप्पणी करना, हर विषय का ज्ञान रखना उनका एक स्वभाव रहा है, परंतु वह अपने आप को उस विषय पर कोई अधिकार न होने की बात भी कर देते हैं। लेखक के वैचारिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वह हर वस्तु के अंदर गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं और उसका जो अर्थ है वह तलाशते हुए दिखाई देते हैं। सामान्य से सामान्य शब्दों पर भी वह गंभीरता से सोचते हैं और उस पर उसका जो अर्थ है, जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर सॉरी और थैंक यू जैसे ये रोजमर्रा के जो सामान्य शब्द है उसका भी विश्लेषण करते हुए वह दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो सामान्य शब्द हैं उन सामान्य शब्दों में जीवन के आदर्श रूप को अपनाने की वो कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार सामान्य सी बात उनको बहुत महत्वपूर्ण लगती है और उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो अर्थ हैं, जो जीवन का अर्थ है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी डायरी के अंतर्गत ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पंडित नेहरू जब कैम्ब्रिज में आ जाते थे तो उस समय का उन्होंने एक प्रसंग इस डायरी के अंतर्गत व्यक्त किया है कि नेहरू कैम्ब्रिज में जिस कमरे में रहते थे उस कमरे को उन्होंने बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण किया है। उनके कमरे के खिड़की में एक ग्रीक नग्न युवक की मूर्ति उनको नजर आती थी और उस मूर्ति को देखकर लेखक सोचते हैं कि नेहरू के मस्तिष्क पर अवश्य इस मूर्ति का कुछ न कुछ प्रभाव रहा होगा। उसी प्रकार मोनालिसा की तस्वीर देखकर उनके मन में अनेक जो संभावनाएं हैं उभरती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार वो सोचते हैं या उसका उल्लेख अपने इस डायरी के अंतर्गत करते हैं कि उस समय बुद्ध की पहले कभी देखी जो प्रतिमा है वह याद आने लगती है और उनकी ये जो बुद्ध की जो मूर्ति है उस मूर्ति की जो मुस्कान की तुलना मोनालिसा की मुस्कान से कर देते हैं। बुद्ध का पूर्व की शांति और मोनालिसा को पश्चिम का आकर्षण वे कहते थे। एक जगह उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि शांति लानी है तो शांति की स्थापना मानव हृदय में करनी होगी और उसे छूना
विशुद्ध कला के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार की बात उन्होंने अपने इस डायरी के अंतर्गत कही है। यही से कला के प्रति उनका जो मत है स्पष्ट हमारे सामने व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार बहुधा मनुष्य को उसकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को कला से जोड़ने का प्रयास वो करते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य को भी मानव से जोड़ते हुए वह कलाकार के नए आयाम खोजने का सुझाव भी दे देते हैं। साहित्यकार के लिए समकालीन वादों से हटकर साहित्य को समाज से जोड़ने पर वे अधिक बल देते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हर वस्तु में वह बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण करते हैं और एक आदर्श जीवन को ढूंढने का प्रयास वह करते हैं। हर वस्तु में, हर शब्द में वह जीवन के अर्थ को तलाशने का काम करते हैं। तो इस प्रकार साहित्यकार या मनुष्य को समकालीन जो परिस्थिति है उस समकालीन परिस्थिति में या समाज के साथ उसको जोड़ने पर वह बल देते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार साहित्य की चर्चा करते हुए भी बच्चन जी ने कई सारे जो सिद्धांत है उसकी चर्चा अपने डायरी के अंतर्गत की है। हम जानते हैं कि बच्चन छायावादोत्तर कालखंड के एक चर्चित कवि रहे हैं। उनके ऊपर भक्तिकालीन साहित्यकारों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो साहित्य की चर्चा करते हुए बच्चन जी छायावाद, सूफीवाद, अस्तित्ववाद, स्त्रीवाद, ये विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन है इन आंदोलनों के पक्ष में अपने जो विचार वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। वह स्वयं सूफीवाद या सूफी जो प्रभाव है तो उससे प्रभावित नजर आते हैं। रविंद्रनाथ में उन्हें ये जो सूफी भाव है वह व्यापक रूप में नजर आता है। वे विभिन्न बातों को क्षणिक मानते हैं जो कुछ समय रहकर स्वयं ही समाप्त होने की बात वो कर देते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो मधुशाला, मधुबाला या मधुकलश जैसी उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के माध्यम से हम देख चुके हैं कि उन्होंने मनुष्य की जो क्षणभंगुरता है या मनुष्य जीवन का जो क्षणभंगुर रूप है उसको उन्होंने उसके अंतर्गत व्यक्त किया है। तो इस प्रकार ये जो सूफी भाव है या सूफीवाद है उससे वे प्रभावित रहे हैं और उनके अनुसार ये जो विभिन्न प्रकार के जो वाद है वह क्षणिक वह मानते हैं। कुछ समय रहकर वह स्वयं ही समाप्त हो जाने की वह बात करते हैं। लेखक की जो वैयक्तिकता है उसका जो पक्ष है वह भी इस डायरी के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार लेखक के वैयक्तिकता का एक पक्ष उनकी जो लेखकीय जो बिरादरी है उससे भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जो समय समय पर अच्छे या बुरे व्यवहार से लेखक को परिचित करवाती है। कभी कभी मित्रों के कुछ काम अर्थात उनको ऐसा लगता है कि वे उपकार बन रहे हैं। तो इस प्रकार कभी कभी मित्रों के किए हुए जो काम है वह उनको उपकार बन जाते हैं, पर कभी कभी कुछ अनर्गल जो बातें हैं, बेकार की जो बातें हैं, जीवन भर उनको जैसे कि टिस बनकर चुभती हुई भी रह जाती हैं, जीवन भर वह खटकने लगती है। तो इस प्रकार से कई जो उदाहरण है उसका उल्लेख उन्होंने अपने इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ बच्चन जी के साथ होने की जो बात है उन्होंने अपने इस डायरी के अंतर्गत की है। अपने देश से दूर होने के कारण उन्होंने काव्य सृजन का जो मार्ग है उसको उन्होंने चुना। स्वयं के अनुभव के अनुरूप वह इस प्रकार का कार्य करते रहे। उनका ये कहना था कि कविता समाप्त करने के बाद मुझे हमेशा गहरी नींद आती है,
जैसे कोई सिर पर का भारी जो बोझ है कर्ज के रूप में वह नीचे उतर गया है। तो इस प्रकार का जो विचार है उनका रहा है। उनके अनुसार सृजन ही हमारे अच्छे और बुरे अनुभवों का साक्षी बन सकता है। सृजन के बाद ही लेखक अपने हृदय का जो बोझ है वह उतारकर हल्का होने की बात अपने कुछ विशेष पन्नों के माध्यम से करते हुए नजर आते हैं। बच्चन जी कुछ जगह इस डायरी में सुक्तियों का प्रयोग करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार सुक्तियों के माध्यम से वे जीवन की जो फिलॉसफी है उसको स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि एक स्थान पर वे कहते हैं कि लोग ध्येय बनाते हैं, पर जब आदमी ध्येय तक पहुंचता है तो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, ध्येय बदल जाता है, मनुष्य फिर संघर्ष में पड़ जाता है। इतना ही नहीं तो मंजिल मुमकिन है धोखा दे, पर यात्रा कभी धोखा नहीं देती। तो इस प्रकार हरिवंशराय बच्चन जी के अनुसार जीवन का अंत मंजिल नहीं है, तो जीवन का अंत यात्रा है। ये जो मुसाफिर है यात्रा का रस उसको लेना चाहिए। मंजिल कहाँ है तो उसका पता नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि मंजिल कहाँ है भी नहीं, कौन बताए। तो इस प्रकार की जो बात है उन्होंने अपने इस डायरी के माध्यम से की है। तो इस प्रकार ये जीवन है, जीवन का अंत मंजिल है और मंजिल को ही उन्होंने यात्रा कहा है। तो इस प्रकार इस यात्रा पर निरंतर चलने की जो बात है उन्होंने इस डायरी के माध्यम से कही है। इस प्रकार ये जो उनकी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी ने जीवन का जो संघर्ष है उसको उभारने का प्रयास किया है। अपने उम्र के 45 वर्ष की अवस्था में बच्चन जी को पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद उस कैम्ब्रिज के वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने कई सारे जो रचनाएं हैं वो लिखी है। तो इसी से संबंधित उनका जो विचार है वह इस प्रकार की बात करते हैं कि मिट्टी सफल होती है जिस दिन वह फूल बनती है, फूल सफल होता है जब वह निर्माल्य बनता है, हाथों से गिरकर चरणों की ओर फिर मिट्टी की ओर, वही अपने घर लौटने का सुख। तो इस प्रकार अर्थात बच्चन जी का अपने कार्य का जो उद्देश्य है वह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि घर लौटना परंतु सफल होकर, ध्येय प्राप्त करना, यही लेखक के जीवन का लक्ष्य रहा है। और इस प्रकार उन्होंने अपने इस इंग्लैंड के प्रवास के समय की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो अनुभव है वह उन्होंने अपने डायरी के पन्नों के अंतर्गत लिख कर रखे हैं। आगे चलकर ये जो डायरी है वह 1971 में जिसका प्रकाशन हो चुका है। तो इस प्रकार उनका जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, वह अपना जीवन का जो भी कार्य है सफल करने के बाद या सफलता के बाद ही घर लौटकर आने की बात उन्होंने कही है। जीवन संघर्ष को सहज लेते हुए लेखक अपनी जीवन यात्रा में आए कुछ जो भी महत्वपूर्ण जो पड़ाव है उन पड़ावों को अपने इस डायरी के अंतर्गत अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। विदेश जाकर वहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति का बौद्धिक विश्लेषण उन्होंने इस डायरी के अंतर्गत किया है। इतना ही नहीं तो पश्चिमी व्यवस्था और जो भारतीय व्यवस्था है उसका उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से भी निरीक्षण किया है। दोनों का समन्वय साधकर उन्होंने उसके आधार पर अपना जो मत है वह अपने इस डायरी के अंतर्गत व्यक्त किया है। तो इस प्रकार विदेश में जाकर
वहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति का बौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत करना तथा उन दोनों के बीच में समन्वय के आधार पर उसे अपनाना लेखक के बुद्धिजीवी पक्ष को ये सारी जो बातें हैं उजागर करती हुई दिखाई देती है। साथ ही उनकी ये जो डायरी है एक भावुक व्यक्तित्व के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार उसके अंतर्गत प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि अपना परिवार, अपना देश वह उनको याद आने लगता है। यानी कि हर क्षण क्षण में, प्रत्येक स्थिति में अपना देश और अपने परिवार के साथ वह जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रवास की डायरी है, उस डायरी के अंतर्गत लेखक ने प्रत्येक स्थिति में अपने देश और अपने परिवार, अपने संस्कार को वह याद रखा है। और इस दृष्टि से ये जो प्रवास की डायरी है वह उन्होंने लिखी है। आगे चलकर उस डायरी का पुस्तक रूप में प्रकाशन हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।